Hello everyone, welcome in Agrawal classes. Today I am going to teach you solid state class 12 chemistry. लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने स्टडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और मैं भी घर में बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि सॉलिड स्टेट के ऊपर चैप्टर पे वीडियो बनाऊं और फिर बच्चों की हेल्प कर पाऊं इससे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपने 3 टाइप्स की पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की 3 टाइप्स की स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें से हमें खाली पढ़ना क्या है, सॉलिड क्लास 12 के अंदर। तो मैं सॉलिड के बारे में बताऊंगा। देखिए, कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो और एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या आपके सॉलिड है। तो सॉलिड के बारे में मैंने ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि सॉलिड्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड डेफिनिट शेप। इनका डेफिनिट शेप होनी चाहिए, डेफिनिट वॉल्यूम होना चाहिए एंड दे शुड बी रिजिड, रिजिडिटी होनी चाहिए उनके इसमें, और डेंसिटी सॉलिड्स की हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है इस तरीके से। तो क्लास 12 के अंदर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रिजिडिटी। यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं व्हाई दे आर रिजिड, रिजिड क्यों होते हैं सॉलिड्स। तो सॉलिड्स रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, अबाउट देयर मेन पोजीशन ऑसिलेट करते हैं। जैसे कि मैंने कोई सिंपल पेंडुलम ले लिया, उसमें बॉब लगा रखा है। अब ये बॉब अपनी ही पोजीशन से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर अपनी ही मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दे आर रिजिड ड्यू टू द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आप इसको लिखकर, तो अब इसके अंदर आप लिखकर कैसे आएंगे वो देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप व्हाई दे आर रिजिड, तो कैसे लिखकर आएंगे इसका आंसर, दे आर रिजिड ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड वो ऑसिलेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में कैसे भी लिखना चाहो, जैसा आपको प्रोसेस अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 काइंड्स में। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। इस लेक्चर के अंदर ओनली हम क्लासिफिकेशन ऑफ 2 सॉलिड्स पढ़ेंगे, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड बताऊंगा कि क्या होता है और अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, और उसके बाद में हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, जो कि हमारे पास में 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक, सेकंड वन इज आयोनिक एंड थर्ड वन इज कोवलेंट, और इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो हो, रेगुलर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस, एटम्स हो सकते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका जो रेंज ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है बहुत ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरी चीज है इसके अंदर रेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज। आप इसको कट करोगे कहीं से भी तो इसका जो क्लीवेज होएगा, यानी कि आप ब्रेक करते हो तो वो इक्वली आएगा, ठीक है। जैसे कि आप बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर को, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करोगे तो सब जगह से आपका इक्वल आएगा, कहीं से ब्रेक कर सकते हो आप। तीस इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सपोज दैट ऐसे अरेंज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे हैं, ये ऐसे अरेंज हो रखे हैं, अगर मैं इनकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या डायगोनली, कैसे भी मैं निकालूं तो इनकी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएगी अलोंग इन डिफरेंट डायरेक्शन।
तो वही लिखा है मैंने भी इसमें कि हैव डिफरेंट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एग्जांपल्स पूछे अगर आपसे कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर हो गया। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाएंगे आपके, जितने भी बताए मैंने एग्जांपल, ये सारे किसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। तो अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अमोर्फस सॉलिड को कैसे लिख कर आएंगे आप एग्जाम में, और क्या होता है अमोर्फस सॉलिड पहले ये बताते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि हमने क्रिस्टल में तो पढ़ा था कि जो क्रिस्टल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, बट अमोर्फस के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर इन अरेंजमेंट होती है। तो उनकी कैसे होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उनकी जो अमोर्फस सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है। उनका इरेगुलर होने के कारण उनका जो रेंज ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। उसके बाद आप लिखोगे मेल्टिंग पॉइंट इज ओवर अ रेंज। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक टेम्परेचर ले रहे हैं आयरन के लिए, आयरन को मेल्ट करवा रहे हैं, तो अगर 1000 से 1500 के बीच में रेंज है तो वो उसी रेंज के बीच में आपका आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होएगा, उससे कम में नहीं होएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज, यानी कि अगर आप उसको कट करते हैं, जैसे कि ग्लास है, ग्लास को हम कट करेंगे तो वो कभी भी एक रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर क्लीवेज नहीं दिखाएगा, हमेशा उसकी कैसे रहेगी, इरेगुलर रहेगी क्लीवेज आप कट करेंगे। तो ऐसे ही आप रबड़ को ले सकते हो एग्जांपल, प्लास्टिक को ले सकते हो, इन सब का क्या होगा, इरेगुलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। वो कैसे थे, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, लेकिन आइसो मतलब क्या, सेम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने ये बताया कि क्रिस्टलाइन है, कोई भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बता सकते हो, कोई भी क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को कहते हैं, अगर आप मान लो इसमें आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं अलोंग दिस डायरेक्शन, इसमें डायगोनल, किसी भी डायरेक्शन के अंदर निकालोगे तो इसमें मैकेनिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल सारी के सारी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, ये हमारे आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ग्लास, ग्लास कैसा है, एक एमोर्फस सॉलिड। तो ग्लास आप एग्जांपल ले सकते हो, उसके अंदर रबड़ ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो, ये सारे के एग्जांपल आपके एमोर्फस सॉलिड के हैं। तो अब पहले, अब और भी एक दो चीजें हैं जो ग्लास के बारे में कि एमोर्फस सॉलिड होता है। तो ग्लास को हम क्या बोलते हैं कि एमोर्फस सॉलिड होता है, लेकिन इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो सॉलिड्स। सूडो मींस क्या होता है कि फॉल्स, यानी कि वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, यानी कि अमोर्फस जो है वो दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। ये जो आपके होते हैं ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, और इनको समटाइम्स क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लास के पास में ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्लो करता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जैसे कि पुराने जमाने में जो बिल्डिंग्स बनी रहती थी, तो उसमें क्या होता था, जो ग्लास होता था टॉप से तो क्या होता था आपका पतला हो जाता था, और नीचे आकर क्या होता था, मोटा हो जाता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास में अमोर्फस सॉलिड, ग्लास अमोर्फस सॉलिड होने के कारण वो प्रॉपर्टी किसको शो करता है, वो सूडो सॉलिड को। तो इसी वजह से कहते हैं, हम क्या बोलते थे कि ग्लास इज ए अमोर्फस सॉलिड। तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, बताएंगे उसको, लेकिन उससे पहले कहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड, ये आप इसको कैसे लिख कर आएंगे कि ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड बट इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई द अमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस वजह से ही बोलते हैं क्योंकि वो बिहेव करते हैं लिक्विड की तरह। तो इसकी एक एप्लीकेशन भी है, ये इसकी एप्लीकेशन एक तरीके से। तो एप्लीकेशन क्या है कि इट इज ऑब्जर्व दैट विंडो ग्लास प्लेन्स ऑफ all building becomes slightly thicker at the bottom
which indicates the flow of matter just like a liquid, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड के पास फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ग्लास एमोर्फस solid है and they are called supercooled liquids. Depending upon the nature of solids, crystalline solids को कैसे further classified किया गया है उसको पढ़ रहे हैं. First है ionic solid, second है covalent solid और third है molecular solid and fourth one is metallic solid. अब molecular जो solid है उसके 3 types होते हैं. First one is polar molecule, second one is non-polar and third one is हाइड्रोजन. अब इन तीनों को एक एक करके हम स्टडी करेंगे. अब वो आते हैं हम नेक्स्ट सेशन. तो सबसे पहला है आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है कि जिन सॉलिड्स की अरेंजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में हो उसको क्या बोलते हैं, जिनकी कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या हो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों के कॉम्बिनेशन से बने उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक सॉलिड. इनके पास में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. क्यों? क्योंकि इनका चार्ज के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. थर्ड आपका हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ये सब जानते हैं. उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं है सॉरी, ये आपके सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. आपके मोल्टन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं. तो इस वजह से कहते हैं दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्री आयंस. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं जैसे कि लिथियम फ्लोराइड LiF, KNO3, NaCl और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप दे सकते हो. तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, आपके आयोनिक सॉलिड के हैं. नेक्स्ट हम करते हैं कोवेलेंट सॉलिड. नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है कि जिसमें जो बॉन्ड होएगा वो आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर एटम्स जो बॉन्डेड हो किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से कहते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं. ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. इनके अंदर कोई भी फ्री आयंस ना होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनको हम बोलते हैं कि दे आर इंसुलेटर्स. कोई भी फ्री आयंस नहीं होते इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं इनको, इंसुलेटर्स. एग्जांपल आप ले सकते हो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बोरोन हो गया, सिलिका, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज. ठीक है, इसको सिलिका भी बोलते हैं और क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं. ये क्या हो गया आपका कोवेलेंट सॉलिड हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. थर्ड आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन रहेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और वो बॉन्डेड रहते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस से. जैसे कि आपने 11th में पढ़ी होगी लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इसके अंदर अलग अलग होंगे. तो यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव वंडरवॉल फोर्स और दे आर सॉफ्ट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके पास में. अब ये भी मैंने बताया कि 3 टाइप्स की होती हैं कि नॉन मोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं. तो सबसे पहले आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होंगे या फिर नोबल गैसेस रहेंगे. तो आपके जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, H2 हो गया, क्योंकि देखो H और ऐसे H, तो यानी कि ये क्या मॉलिक्यूल ऐसे H2 बनाते हैं. ठीक है, तो ये किससे होते हैं, ये आपका वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है इनके बीच में. क्या होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स. ये हेल्ड होते हैं बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स से. और सेकंड आपका पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास में क्या हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी कि HCl है तो इसमें H+ होएगा और Cl- होएगा, यानी कि एक डाइपोल जो होगा पॉजिटिव होएगा, एक क्या होगा नेगेटिव रहेगा. तो ये क्या होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका कंपैरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपका इनका लो होता है. थर्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका, जो आपको
पॉजिटिव पोल्स क्या होगा आपका H+ से होएगा और नेगेटिव पोल किससे रहेगा आपका फोन कॉल। अगर इन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि वो जो बॉन्डेड रहेंगे किससे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड से रहेंगे। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आइस। आइस का स्ट्रक्चर जो है वो आपका ऐसे ही बनता है कि पॉजिटिव उसमें H+ होते हैं और नेगेटिव उसमें क्या होता है O होता है कहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका टाइप मेटेलिक सॉलिड क्रिस्टलाइन का। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है जिसके अंदर एटम्स जो है वो आपके हेल्ड होंगे किससे मेटेलिक सॉलिड, यानी कि जो उनके बॉन्ड होएगा वो कैसा होगा मेटेलिक होएगा। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है आपका वो पॉजिटिव आयंस इसमें क्या होता है लूज होता है, यानी कि नेगेटिव इसमें पॉजिटिव और प्लस में नेगेटिव से होता है। तो इसमें पॉजिटिव आयन जो होगा वो लूज हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी वजह से क्या होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होएगा और प्लस में हीट होएगा। ठीक है, लास्ट है प्रॉपर्टीज की कि मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल मतलब कि जिन एटम से मॉलिक्यूल जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं उनको अगर हम सीट के अंदर अगर हम उनको बीट करें, सीट्स के अंदर कर दें कन्वर्ट तो उसको हम मैलेबल बोलते हैं, और अगर थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। उसके बाद लास्ट इनके कि हैविंग मेटेलिक लस्टर। इनके पास में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड जो होते हैं वो थोड़े चमकते भी हैं कुछ प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं। ये सारे एग्जांपल किसके हैं मेटेलिक सॉलिड के। तो होप सो आपको ये दोनों ही टाइप्स ऑफ सॉलिड समझ में आए होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, और उसके हमने टाइप्स करवाए वो भी आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही इस पूरी वीडियो को या फिर चैप्टर को पूरा देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो 12th क्लास के अंदर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे हेल्प मिले और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होके हर एक चैप्टर्स की वीडियो डाल सकूं। बाकी का अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो जितना मैंने पढ़ाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझे वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कहोगे तो हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं PDF भी अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप वहां पर मैसेज करेंगे तो टेलीग्राम पर हम आपको पूरी की पूरी PDF सेंड कर देंगे।